दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आ, इस वक्त देश के सामने अजीब तरह के संकट, अजीब तरह की चुनौतियां, अजीब और संभावनाएं भी, पोटेंशियल्स भी सब कुछ मौजूद है। अगर देखा जाए तो हमारे लोगों में जो एक काम करने की क्षमता है, अचीव करने की जो क्षमता है, वो बहुत सारे मुल्कों के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में भारतीय लोगों का नाम है, उनके काम को सराहा जाता है और वो अचीव भी कर रहे हैं, कामयाबी का झंडा भी बुलंद कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा संकट है, एक बड़ी चुनौती है अपने मुल्क के सामने कि ये सारे डेवलपमेंट के बावजूद, हमारी कामयाबी के बावजूद, हमारे लोगों की कामयाबी के बावजूद, हम अपने तंत्र के स्तर पर, हम अपनी डेमोक्रेटिक जो एक संरचना है, जो हमारी लोकतांत्रिक संरचना है, उस स्तर पर लगातार फेल कर रहे हैं। हम कमजोर हो रहे हैं। हमारी संस्थाएं, हमारी प्रशासनिक संस्थाएं, हमारी संवैधानिक संस्थाएं, ये पहले के मुकाबले वाकई कमजोर हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम शुरू से बहुत शानदार, सब कुछ ठीक था, ऐसा नहीं है। लेकिन लगातार डेवलप हो रहा था और बेहतरी की तरफ जा रहा था। लेकिन हाल के कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि चीजें डिरेल हो रही हैं। अब आप देखिए, निर्वाचन आयोग के स्तर पर ही जो स्थितियां हैं, संपूर्ण विपक्ष एक तरफ है और सत्ता पक्ष चुनाव आयोग के साथ खड़ा है। ऐसा नहीं होता था। पहले चुनाव आयोग की आलोचना सत्ता पक्ष भी कई बार कर देता था और विपक्ष भी कर देता था। लेकिन ऐसा नहीं कि संपूर्ण विपक्ष और संपूर्ण सत्ता पक्ष के बीच में पोलराइजेशन हो जाता था चुनाव आयोग के किसी मुद्दे पर। ऐसा बहुत कम हुआ है। हमने कई चुनाव देखे हैं। इतनी गहरी नाराजगी, इतना गहरा असंतोष चुनाव आयोग को लेकर पहले भारतीय समाज में कभी नहीं देखा गया। बल्कि एप्रिसिएशन का एलिमेंट जो है वो ज्यादा देखा गया। चाहे वो टी एन शेषन के समय हो या जे एम लिंगदेव के समय हो या इवन कुरैशी साहब के समय भी लोग पसंद करते थे कि अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हाल के कुछ समय से बहुत बेचैनी है लोगों में, और शासन और ये संस्थाएं मिलकर जिस तरह से कर रही हैं काम, उससे और समस्या बढ़ती जा रही है। तो हम आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं देश के जाने माने संपादक, पत्रकार, लेखक आशुतोष जी से। जी, आशुतोष जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये भूमिका इसलिए आपके सामने रखी कि हम इसी विषय को एलिबरेट करें। आपसे चाहेंगे कि आप इसको एलिबरेट करें। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई अगर इंडियंस के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में देखा जाए तो दुनिया भर में बड़ा एक अच्छा नाम है उनका। जहां भी जाते हैं, चाहे वो सिलिकॉन वैली में हो या लैटिन अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो या एशिया के दूसरे मुल्कों में हो, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तारीफ होती है। लेकिन अपने देश की जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, वो बहुत कमजोर क्यों हो रही है? आखिर ये क्या समस्या है? हमारे लोगों और हमारे तंत्र के बीच में ये अलगाव कैसे इतना हो रहा है? उर्मिला जी, आपने एक बहुत ही दार्शनिक प्रश्न हमारे दर्शकों के सामने खड़ा कर दिया है कि एक महान सभ्यता होने के बावजूद भी, आजादी के इतने सालों के बाद भी हमें अपने चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे संस्थाएं भरभरा के गिर रही हैं, जैसे कि उनके अंदर कोई जान ही नहीं बची है, जैसे कि वो ताश के पत्ते। ये एक इतना बड़ा सदमा इस वक्त है कि देश के बहुत बड़े तबके को ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी कमजोर थी, या हम बढ़ा चढ़ाकर अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे। पिछले 10-11 सालों में जो कुछ भी घटित हो रहा है और अब जो कुछ हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, और खासतौर पर बिहार के अंदर, जिसका आपने हल्का सा हिंट किया है कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग की गतिविधियों को देखकर लग रहा है कि क्या चुनाव आयोग है जिसने इस देश के अंदर बहुत कामयाबी के साथ चुनाव कराए हैं और जिस पर कभी शक नहीं हुआ। अब अगर पूरा विपक्ष ये कहने लगे कि दरअसल चुनाव आयोग तो एक तरीके से मैच फिक्सिंग में लगा हुआ है, वोटों की चोरी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लूटने की तैयारी कर रहा है, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। अगर कोई और चुनाव आयोग होता या कोई और पहले की सरकारें होती तो उनका रवैया कुछ और होता। इस वक्त जो रवैया दिखाई पड़ रहा है वो तो बिल्कुल ही अजूबा है, अनोखा है और दरअसल अंदर तक कपा देने वाला है।
अभी आप मीडिया के बारे में भी आपने थोड़ा सा हल्का सा जिक्र किया। मीडिया की भी जो हालत देख लीजिए कि बिहार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, बिहार का मीडिया तो पूरी तरीके से सन्नाटे में है। पूरी तरीके से सन्नाटे में। जो काम हर पत्रकार को सड़क पे निकल के करना चाहिए, अब वो काम कुछ बड़े पत्रकार कर रहे हैं, तो उस पर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो जा रही है। और वो भी मैं ये दिल्ली बड़ी से जाकर, और वो भी दिल्ली से जाकर। दिल्ली से जाकर ऐसे इस वक्त तो अगर मतलब हर हर जिले के रिपोर्टर को सिर्फ एक ही संपादक के तौर पर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आप जाइए और जाके जिस भी तरीके की रिपोर्ट हो सकती है इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई, जो एसआईआर जुड़ी, वो लेके दीजिए। वो नहीं दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने शायद इस बात का अंदाजा हमारे बहुत कम लोगों को होगा कि हम अभी भी एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है। ये काम हमें अब मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, सेमी फ्यूडल सोसाइटी है, माँ बाप कल्चर है इस देश के अंदर, और यहाँ संस्थाओं से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गए हैं, संस्थाओं से ज्यादा विचारधारा महत्वपूर्ण हो गई, संस्थाओं के द्वारा के से ज्यादा पार्टियां महत्वपूर्ण हो गई हैं, और हम एक डरी हुई डरा हुआ समाज हो गया है। अन्यथा कोई कारण ही नहीं है कि केंद्र में एक सरकार आए और वो इतनी आसानी से मीडिया को पूरी तरीके से घुटनों पर ला दे, बल्कि कहें कि रेंगने के लिए मजबूर कर दे। तमाम संस्थाओं पर बैठे हुए, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग वो गिड़गिड़ाने लगे, और उनकी अंदर की जो पूरी नैतिकता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो ये वाकई में बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं मीडिया के कुछ लोगों से बात करता हूं, तो वो इतना ब्रेजन तरीके से, अफसोस की बात यह कि उनको इस बात का गिल्ट भी नहीं है कि वो जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो कितनी शर्मनाक और कितनी कलंकित पत्रकारिता है। और कई ऐसे लोग भी मुझे मिले जिन्होंने मुझसे ये कहा कि हम क्या करें, इस वक्त तो सर्वाइवल इज एन आर्ट। मैंने कहा इस्तीफा तो दे सकते हैं आप, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहे क्या करें, घर चलाना है। तो इस तरीके की बातें लोग करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। इस पर बहुत गहन चर्चा भी होनी चाहिए और चिंता भी होनी चाहिए। तो क्या जो आजादी के बाद, और खासकर संविधान लागू होने के बाद 1950 से अगर मैं कहूं, तो जो 80-90 तक चला, या उसके बाद भी कुछ साल तक चला, और लगता था कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, और इवॉल्व चीजें हो रही हैं, हम धीरे धीरे डेवलप्ड डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो डेमोक्रेटाइजेशन सोसाइटी का था, जिस पर किताबें लिखी जाती थी, भाषण दिए जाते थे, सेमिनार होते थे, हम लोगों को क्लासेस में पढ़ाया जाता था, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, तो ये क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल सब कुछ था? यानी कहीं ना कहीं चूंकि सत्ता में जो बैठे लोग थे वो डेमोक्रेसी को लेकर, संविधान को लेकर थोड़ा उनका कंसर्न था, कि बीच बीच में हालांकि वो भी एक्सपोज होते थे, इमरजेंसी आ गई, कभी कभी कोई और कानून बन गया जो डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑटोक्रेटिक है। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि क्या आर्टिफिशियल एक डेमोक्रेसी या एक लिबरलिज्म, एक जो जो उदारतावाद था, वो उसमें कोई कृत्रिमता थी, कि अचानक ये इतना खतरनाक मंजर दिखाई दे रहा है जब खुलेआम डेमोक्रेसी के खिलाफ काम हो रहा है, और लोग जो है मगन हैं, लोग अपनी अपनी जातियों के साथ खड़े हैं, कोई वर्ग के साथ खड़ा है, कोई वर्ण के साथ खड़ा है। ये क्या है, अचानक ये क्यों इतना छितर बितर हो गया? देखिए उमेश जी, जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं वो वाकई में इसका मेरे पास कोई एक जवाब नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1947 में जो हमको आजादी मिली, और उसके बाद जो हमने संविधान जो बनाया, तो उसमें कहीं कुछ मुझे एक मिसमैच सा लगता है। शायद हम लोग उस संविधान के लायक थे ही नहीं। समाज तो बहुत पीछे था, और उस पर हमने एक बहुत ही मॉडर्न संविधान लागू कर दिया। आप इसको ऐसे समझ लें कि समाज तो बैलगाड़ी पे चल रहा था, बैलगाड़ी पे हमने इंजन लगा दिया जेट का। तो अब बैलगाड़ी को तो प्रॉब्लम हो ही रही, क्योंकि बैलगाड़ी उस रफ्तार से दौड़ नहीं सकती है। तो कि जो समाज सदियों से, और बल्कि मैं कहूं कि जब से शायद इस समाज का जन्म हुआ भारत में, तब से वो एक तरीके से कहें तो गैर बराबरी का समाज था, जिसमें एक ये हमारा समाज कभी बराबर समाज, समानता का समाधान था ही नहीं। इक्वलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। कम से कम जितना मैंने पढ़ा, जितना मैं समझ पाया हूं, जितना मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने की कोशिश की है, हमारा समाज कभी भी बराबरी का समाज नहीं था, समानता का समाज नहीं था।
और उस समाज में जो उसकी वजह से तमाम तरीके की रूढ़ियां पैदा हो गई, तमाम तरीके के विकार पैदा हो गए, एक ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत करने वाला समाज पैदा हो गया। और उस समाज में अचानक 26 नवंबर 1950 को एक ऐसा संविधान लागू कर दिया गया जो कहता है कि सब बराबर हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सब बराबर हैं, उनमें किसी तरीके का कोई भेद नहीं है, उनके बीच में किसी तरीके की छुआछूत नहीं होनी चाहिए, सब बराबर है। तो जब हमने गैर बराबरी के समाज में जब एक समानता का अधिकार सबको दे दिया, तो एक तबका जो वर्षों से, जो सदियों से वर्चस्ववादी तबका था, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। और चूंकि सत्ता के हर चीज पर उसका कब्जा था, उसका वर्चस्व था, तो जो घर्षण पैदा हुआ है, आज मुझे लगता है कि आजादी के बाद संविधान में उस वक्त जो लोग थे, जो लीड कर रहे थे देश को, वो बहुत ही विराट व्यक्तित्व के लोग थे, बहुत ही चमत्कारी व्यक्तित्व था उनका। और वो इस बात को समझते थे कि लोकतंत्र कितनी बड़ी पूंजी है, अगर इस देश को बचे रहना है, अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो। इसलिए 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था, जब ये सवाल खड़ा किया गया कि देश को इस पर चर्चा करनी चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध के दौरान संसद बुलाई और उस पर चर्चा की और विपक्ष के तीखे प्रहारों को झेला भी। वो एक आदर्श था कि एक लोकतांत्रिक समाज में एक सरकार, एक नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, लेकिन उसकी जवाबदेही है, और विपक्ष कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको सवाल पूछने का अधिकार है और उसके सवालों का जवाब देना, ये एक संवैधानिक मजबूरी है सरकार की। लेकिन धीरे धीरे जो जो इतने विराट व्यक्तित्व के लोग थे, वो धीरे धीरे पटल से गायब होते गए, और ऐसे लोग अब सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए हैं जिनकी लोकतंत्र में कोई आस्था ही नहीं है, जो दरअसल मेरा तो मानना ये कि जो कस्बा के नेता होने के लायक नहीं है, आज बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं। तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज को पूरी देश के ऊपर लागू करना चाहते हैं, अपने अंदर के सुरक्षा भाव को पूरे देश में समाहित करना चाहते हैं, और उनके लिए लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए जो है किसी संस्था की स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं है, संसद के प्रति अकाउंटेबिलिटी का कोई अर्थ नहीं है, जनता को वो कीड़े मकोड़े की तरीके से समझते हैं। और उसका ये नतीजा है कि उन्होंने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है, हर संस्था को उन्होंने उन्होंने कमजोर कर लिया। और चूंकि सत्ता बहुत पावरफुल होती है और उसके सामने अगर आप बहुत मजबूत व्यक्तित्व के ना हो तो आप टिक नहीं सकते। इसलिए आप देखिए कि 90% ब्यूरोक्रेसी ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो ये मैं ये कह सकता हूं कि ये शायद हमारी जो सभ्यता जनित जो कमजोरियां थी, अब वो खुलकर सामने आ रही हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि ये चूंकि बदलाव का दौर है, ट्रांजिशन का दौर है, इसलिए ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। और हो सकता है अगर मार्क्स के डायलेक्टिक्स को अगर आप मानते हो, थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, तो शायद इस घर्षण से और इस संस्थाओं के बदलाव से शायद कुछ अच्छी चीजें निकल कर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो ये जा रहा होगा कि जिस लोकतंत्र पर हमें यकीन था, जिस लोकतंत्र पे हमें हमें गर्व था, अगर वो इतना कमजोर हो रहा है तो उसको पूरा करने की कोशिश, उसको समृद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ। अगर आपके मन में कुछ और हो तो इस पे और चर्चा हो सकती है और अच्छी। लेकिन जिन विराट विचारधारा, या यूं कहा जाए विराट, जिनके पास एक दृष्टिकोण था, बड़ी दृष्टि थी, कमिटमेंट था डेमोक्रेसी के प्रति, पूरे देश को वो चाहते थे कि इन्हीं मूल्यों के आधार पर इस देश को एक नया देश के रूप में हम बदलें, विकसित करें, एक आधुनिक लोकतांत्रिक भारत हासिल करें। तो क्या वे जो स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्व करने वाले लोग थे, आपने कहा कि उनके बाद उस तरह के लोग नहीं आ पाए, वो जो पीढ़ी थी वो खत्म हुई, और इसके बाद हालात बदलते गए, और अब नई धारा के लोग आ गए हैं जो डेमोक्रेसी में, जिनका कमिटमेंट नहीं है, जो उस दिशा में डेमोक्रेसी को, देश को नहीं ले जाना चाहते। तो क्या जो वो लोग थे जिनका विराट व्यक्तित्व था, जो बड़े दर्शन और विचारधारा के लोग थे, क्या ये उनकी विफलता नहीं है कि वो मुल्क में इतने सारे लोग थे राजनीति में, उनके दल के, उनकी विचारधारा के, और वो अपने विरासत को आगे ले जाने लायक लोगों को नहीं पैदा कर सके? कहाँ वो विफल कहाँ हुए, क्यों वो विफल हुए? आप ये कह सकते हैं। देखिए, जिस महान परंपरा के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दरअसल उसमें अगर आप गांधी को उठा के देखें, तो गांधी के पास ऐसी कोई कंपल्सन नहीं था कि जब वो संविधान बन रहा था, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को उस संविधान सभा में लाने के लिए कांग्रेस को बाध्य करते।
जब बाबा साहब अम्बेडकर जहां से चुनाव लड़कर आए थे वो तो बांग्लादेश में चला गया था, लेकिन उसके बावजूद बॉम्बे से अपने एक कांग्रेस के साथी को इस्तीफा दिला के वहां से बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाया गया। और ये बाबा साहब अम्बेडकर वो थे जिनसे गांधी जी की कभी नहीं पटी, और रिजर्वेशन को लेके, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके, दलित उत्थान को लेके लगातार बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के अंदर एक घर्षण बना बना रहा। लेकिन जब संविधान को बनाने की बात आई तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गांधी जी ने साफ तौर पे कहा कि वही एक शख्स है जो सबसे काबिल है और उसको इस संविधान सभा में रहना चाहिए। जबकि आज की जो पीढ़ी है वो उसके लिए चमत्कारी है। मतलब संजय जोशी कहाँ है पिछले 20 साल से कोई नहीं जानता है। आप समझ सकते हैं कि दूसरी पार्टी के बारे में तो छोड़ दिया, अपनी पार्टी के लोगों के साथ कैसा व्यवहार। उसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट में रखने के लिए बात की गई, जो हिंदू महासभा के थे और जिनका बिल्कुल एक अलग रेडिकल विचार था। वो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में वो अंग्रेजों के साथ थे और उन्होंने वो चिट्ठी भी मशहूर बदनाम चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट को हमें किस तरीके से क्रश करना है। लेकिन चूंकि गांधी जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि एक मुल्क को अगर आगे लेके चलना है, अगर उसके अंदर डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो फिर हमें विपरीत विचारधारा के लोगों को भी अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। और लेकिन उनकी फेल इस क्यों बात किए? वही फेल वही मैं क्यों आ रहा किए हूं। वे लोग? लेकिन उनकी बात को जवाहरलाल नेहरू ने बुरा नहीं माना, उन्होंने कैबिनेट में लोगों को अकोमोडेट किया। दिक्कत क्या हो गई कि जो नेहरू गांधी की जो जो पीढ़ी की जो विरासत थी, उनकी जो संतानें थी वो उतनी मजबूत नहीं थी। खासतौर पर अगर मैं जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी वो तमाम कमजोरियां थीं जो गांधी जी की वजह से दबी रहती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व के सामने दबी रहती थी। लेकिन जैसे ही पंडित नेहरू जाते हैं वैसे आप देखिए कि सत्ता का एक नंगा नाच शुरू हो जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। वो हर तरीके से देखने को पड़ता है। इंदिरा गांधी ने 2 बार कांग्रेस पार्टी को तोड़ा। तो अगर उन लोगों के मन में यह होता कि हमको राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करनी है, अगर हमें अपने सत्ता के प्रति अपनी लालसा को अगर अगर थोड़ा पीछे करेंगे तो देश मजबूत होगा। तो दरअसल कांग्रेस की कमजोरियां जो है वो देश के ऊपर धीरे धीरे कमजोरियां बनती चली गई। और इसीलिए जब वक्त आया कि इंदिरा गांधी के बाद किसी और को पार्टी का अध्यक्ष चुनना या प्रधानमंत्री चुनने की जब बात आई, तो कांग्रेस पार्टी को कायदे से एक लोकतांत्रिक तरीके से एक किसी मजबूत व्यक्ति को, बजाय राजीव गांधी किसी और को चुनते, अगर वैसे चुनते तो शायद लोकतंत्र हमारा और मजबूत होता। मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो दिक्कतें पैदा हुई, उन दिक्कतों की वजह से अगर आज देख लिए कि आज देश में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अगर सीपीएम और बीजेपी को अगर छोड़ दें, जहां दादा दादा के बाद पिता, पिता के बाद पुत्र, और यही लोग हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सारी पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर उसी तरीके से। जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने कैरेक्टर में जब नॉन डेमोक्रेटिक हो गई, अपने कैरेक्टर में जब वो राजशाही को जब उन्होंने अख्तियार कर लिया, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र के प्रति लोगों के अंदर जो आकर्षण होना चाहिए था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोगों के अंदर एक और उसका रिफ्लेक्शन आ जाए, और उसमें उसमें दिक्कत तब पैदा हो गई जब एक पार्टी जिसका भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में बिल्कुल यकीन नहीं है, आरएसएस को इस देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान में बिल्कुल यकीन नहीं है, जब वो सत्ता में आ गई तो उसके लिए उस पर कब्जा करना बहुत आसान हो गया। तो नेहरू गांधी के बाद जिस लोकतांत्रिक परंपरा के बहुत मजबूती देनी थी, वहां पे कांग्रेस पार्टी एक तरीके से सफल रही और उसका फायदा आरएसएस और बीजेपी ने उठाया है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कह गए, लेकिन मैं थोड़ा आपसे और आगे चाहता हूं कि आप अपनी बात कहें हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए कि आई मीन इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी स्वाधीनता आंदोलन की सेनानी थी, वो भी उसमें पार्टिसिपेंट थी, लेकिन जो उनके बाद जो राजीव गांधी जी आए, भले आदमी थे, एक इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में बहुत ही प्यारे आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने उनको कवर किया है एक जर्नलिस्ट के तौर पे, और उनके इंटरव्यूज भी लिए, उनसे बातचीत भी मेरी हुई, तो मैं निजी तौर पे जानता हूँ कि बहुत भले आदमी थे। लेकिन तो आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, या उस दौर की राजनीति के बारे में, कि वो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई एक दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा अनुभवी हो, जिसके पास राजनीति की एक
जबरदस्त पकड़ और समझ हो, जो नई चुनौतियों का सामना कर सकता था, जो राइट विंग की कोशिश जो हो रही थी उभरने की, अपने को कंसोलिडेट करने की, उसको भी समझ सकता था। तो क्या कांग्रेस में राजीव गांधी का दौर, क्योंकि उस दौर में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे कि हिंदुत्ववाद को आगे बढ़ने का मौका मिला राजीव गांधी के दौर में। तो क्या आपको लगता है कि वो एक इतिहास का ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं समस्याओं की शुरुआत हो जाती है या समस्याएं विस्फोटक होकर उभरने लगती हैं? देखिए, समस्याओं की शुरुआत तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ही शुरू हो गई थी। जिस सत्ता संघर्ष में इंदिरा गांधी ने अपने आप को पाया, और मैं ये कहूंगा कि इंदिरा गांधी ने दरअसल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी तो, और लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे। इंदिरा गांधी को पार्टी के अपने सिंडिकेट ने एक कठपुतली की तरीके से पेश करके उनका इस्तेमाल करके सत्ता पाना चाहते थे। इंदिरा गांधी उन लोगों से ज्यादा तेज तर्रार निकली, ज्यादा स्मार्ट निकली, इसलिए उन्होंने उन तमाम लोगों को किनारे लगा दिया। और उनके और मोरारजी देसाई के बीच में पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बाकायदा वोट पड़े थे, और ये वोट लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई के बीच में उस वक्त भी पड़े थे। अगर ये परंपरा आगे चलती रहती तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होती। इंदिरा गांधी को लग गया कि कुछ लोग दरअसल उनका इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए, और वो बहुत असुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगी। और वहां से जो शुरुआत हुई है, राजीव गांधी के जमाने में दिक्कत क्या थी, राजीव गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं थे। उनको उनको चीजें आसानी से मिल गई थी, और उनके कुछ ऐसे सलाहकार भी थे जो उनके भाई थे, उनका नाम में देखिए, नेहरू, अरुण नेहरू। वो सारे लोग भी दरअसल राजीव गांधी का इस्तेमाल करके सत्ता पे कब्जा करना चाहते थे। इसलिए 400 सीट लेने वाला आदमी जो है अचानक 1989 में वो माइनॉरिटी में आ जाता है और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बन जाती है। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी इस पर कोई फैसला नहीं कर पाई, क्या स्टैंड लेना। ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी कि आप मंडल के अलावा कमंडल, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन था तब भी आप कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाए। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर मेच्योरिटी होती, पॉलिटिकल मेच्योरिटी होती, तो मंडल भी पर भी एक राय रखते, और कमंडल की पॉलिटिक्स पर भी एक राय रखते। देखिए, लेकिन मंडल का जवाहरलाल, विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने मंडल के विरोध में लोकसभा में भाषण दिया राजीव गांधी जी ने। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इसलिए था क्योंकि जो जो सोच थी वो शायद उतनी विराट नहीं थी। नेहरू जी ने 1951-52 के लोकसभा के चुनाव को धर्म आधारित राजनीति पर एक तरीके से रेफरेंडम करार दिया था, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है, जब वो इतने नाराज हो गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के व्यवहार से, कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मेरा बस चले तो प्रधानमंत्री का पद छोड़कर उत्तर प्रदेश के अंदर में जाके काम करूं, क्योंकि जो जो चीजें वहां हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिर उन्होंने धर्म आधारित राजनीति पे जो हमला किया और ये कहा कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म खतरनाक है लेकिन मेजॉरिटी कम्युनलिज्म उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये सोच थी। अगर राम मंदिर के आंदोलन के समय में बजाय आप उनका ताला खुलवाने के, अगर एक राय अगर कांग्रेस पार्टी ले लेती कि हम धर्म आधारित राजनीति को किसी तरीके से कोई ऑथेंटिसिटी नहीं देंगे, कोई लेजिटिमेसी नहीं देंगे और इसका भरपूर मुकाबला करेंगे, मैं कह सकता हूं कि देश की दिशा ही कुछ और होती। लेकिन चूंकि राजीव गांधी उतने मैच्योर नहीं थे, पॉलिटिकली उतने शार्प नहीं थे, इसलिए उनका उनका दुरुपयोग किया गया, और राम मंदिर का आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया। उसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव बने तो वो तो पॉलिटिकल पर्सन थे, लेकिन चूंकि उनके पास कोई मास अपील नहीं थी, इसलिए वो कटबैठी करते रहे, कभी अर्जुन सिंह से लड़ते रहे, कभी वो शरद पवार से लड़ते रहे, कभी इनका इस्तेमाल उसके खिलाफ करते रहे, कभी उसका इस्तेमाल करते रहे। उनको लगा कि बाबरी मस्जिद गिर जाएगी तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि जिसमें कि आरएसएस के लिए मैनिपुलेट करके सत्ता पे कब्जा करना बहुत आसान हो गया। ये तो धैर्य बनाइए, ये तो शुक्र बनाइए कि चूंकि मंडल का आंदोलन तेज हो गया था, यूपी बिहार में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता खड़े हो गए थे, इसलिए ये नॉर्थ इंडिया पे उतना कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी पैठ बनाई और अंततः 2014 में ऐसी स्थितियां पैदा कर दी। ये एक तरीके के नाटक भी पैदा कर दिया कि देखिए, हम तो जो सामाजिक आंदोलन है, जो सामाजिक न्याय है, उसको भी साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो जो स्थितियां बनी, उन स्थितियों की वजह से ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन इसके मूल में यही है कि भारत आज भी एक सेमी फ्यूडल सोसाइटी है, एक अर्ध सामंतवादी समाज है, अभी भी अंडर डेवलप्ड है। हम लाख कह लें कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया हमारी तरफ नहीं देख रही है।
तो हमने एक इल्यूजन बना लिया था, हमने एक छलावा बना लिया था अपने लिए। हम उस झूठ के ऊपर अपनी एक इमारत बना के खड़े हुए थे। अब जब जी। दुनिया के सामने खड़े हैं तो हम कोई हमारे साथ नहीं है, तब हमको शौक लग रहा है। क्या राजीव गांधी सॉरी राहुल क्या राहुल गांधी में आपको लगता है कि ये संभावना है कि जो चीजें गड़बड़ हो गई हैं उनको फिर से वो आई मीन डिरेलमेंट से बाहर निकालें और एक कंसोलिडेट करें अपनी पोजीशन, कांग्रेस पार्टी की जो एक ट्रेडिशन रही उसमें, और सारे विपक्ष को एकजुट करके और फिर कुछ फाइट करें? क्या आपको उनमें संभावना दिख रही है? देखिए, राहुल गांधी का दिल सही जगह पे है। इसमें मुझे कभी कोई कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि राहुल गांधी चीजों को समझते हैं, राहुल गांधी का दिल सही जगह पे है। लेकिन उनकी मजबूरी क्या है कि पार्टी उनके साथ नहीं है, और उनको दिल कड़ा करके इस पार्टी को पूरी तरीके से, एक तरीके से पर्जिंग करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को जो दरअसल अभी भी, जिनके बारे में बार-बार राहुल गांधी कहते हैं कि हैं तो हम कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन दरअसल वो स्लीपर सेल हैं और वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो दरअसल शादी के घोड़े हैं, और वो दौड़ने वाले घोड़े नहीं होते, रेसिंग हॉर्सेस नहीं है। तो वो इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन उनकी दिक्कत क्या है कि वो आरएसएस के साथ एक अच्छी बात क्या है कि आरएसएस का एक संगठन नहीं बल्कि कई संगठन है। बीजेपी अगर कल मान लीजिए बीजेपी अगर खत्म भी हो जाती तो भी आरएसएस नहीं खत्म होगी, क्योंकि आरएसएस का काडर पूरे देश के अंदर मौजूद है। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के पास कोई और संगठन नहीं है। उनके जो दूसरे संगठन हैं वो भी बहुत कमजोर हैं, और दरअसल सबके सब दरबारी हैं एक तरीके से। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी को एक रेसिंग हॉर्स में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। बार-बार, और वो भी एक ऐसे हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में जहां पे मीडिया इनके खिलाफ है, सारी संस्थाएं इनके खिलाफ हैं, और विपक्ष के अंदर भी एक बड़ा तबका है जो राहुल गांधी को शक की नजर से देखता है। उसको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई तो उनकी अपनी राजनीति कमजोर हो सकती है। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर कांग्रेस बंगाल के अंदर खड़ी हो गई तो फिर उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी को भी यही लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तेजस्वी यादव को भी यही लगता है, शरद पवार को भी यही लगता है कि अगर, तो ये जो इनर कॉन्ट्रडिक्शन है वो भी बहुत वो है। तो ऐसे में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जितने कॉन्ट्रडिक्शन थे, अगर मैं मार्क्सियन, मैं हालांकि आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट, नॉट लेफ्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस, अब हिस्टोरिकल कॉन्ट्रडिक्शंस अब धीरे 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 काफी मेच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे ऐसा मुझे लगता है। और बिहार की घटना से उसको और तेजी मिलेगी, और उसकी वजह से एक अचानक एक चेतना का जो विस्फोट होगा, उसमें आरएसएस और बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। नहीं, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है कि लोगों की चेतना का विस्फोट तो दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें सामाजिक स्तर पर, तो जो गैर पार्टी लोग हैं, जिनको आप सिविल सोसाइटी कह सकते हैं, हालांकि वो गांव में है, कस्बे में है, सिविल सोसाइटी कहते हैं तो अजीब सा एक बोध होता है शहरों के लोगों के बारे में, लेकिन गांव से लेकर कस्बे तक छोटे मझोले लोग जो बिल्कुल साधारण, जिनकी इकॉनमी है, जिनका परिवार बहुत जिनके पास बैकग्राउंड नहीं है, ये सारे लोग देख रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी छिन रही है। हम पहले जिन नेताओं को आलोचना जिनकी करते थे, जिन सरकारों की हम आलोचना करते थे, वो बेहतर लगने लगी हैं, और आज जो हालात आ रहे हैं वो कभी हमारे लिए सुटेबल नहीं होंगे, ऐसा लोग फील करने लगे हैं गांवों में, कस्बों में, शहरों में। लेकिन वो अपने लिए नेतृत्व तो नहीं पा रहे हैं। उनके अपने जो रीजनल लीडर्स हैं, और जो उनके नेशनल लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडर हों चाहे रीजनल पार्टी के लीडर्स हों, उनसे वो बिल्कुल निराश हैं। कहीं भी मैंने नहीं देखा आम लोगों को जो विक्षुब्ध हैं इस सिस्टम से, मौजूदा रिजीम से, कि वो अपने अपने नेता से खुश हैं। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या बात है कि लोग ज्यादा आगे हैं, नेता पीछे हैं, और नेता या तो सुस्त हैं या तो धीरे धीरे करते हैं कोई काम, और रिएक्ट नहीं करते सही समय पर। सही समय पर वो कोई एकजुट होकर कोई आवाज नहीं उठा पाते। वाई? उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि पॉलिटिक्स पूरी ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स हो गई है। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण अगर दूं, जनता को तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो अखिलेश यादव को क्या तकलीफ होगी? भाई वो फर्क सिर्फ इतना है ना कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और पार्टी के ऊपर उनका पूरी तरीके से कब्जा है। तो उनकी जीवन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिवाय इतने कि वो मुख्यमंत्री नहीं है बस। या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनके जीवन में क्या फर्क आया? कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। आज भी उनकी जी हुजूरी करने वाले सैकड़ों लोग वहां पे मौजूद हैं। तो जो पुरानी पीढ़ी के जो नेता थे, राम मनोहर लोहिया थे, या जयप्रकाश नारायण थे, या जेपी कृपलानी थे,
उनके अंदर देश को लेके एक नैतिकता का बोध था। उनके दिमाग में एक विजन था कि देश ऐसे चलना चाहिए और देश अगर उस दिशा में नहीं चल रहा है तो उसके लिए हमें। आज के नेताओं के अंदर वो दीर्घ दृष्टि बिल्कुल नहीं है और खासतौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके अंदर तो राष्ट्रीयता का अभाव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नेशनल जिसे कहते थिंकिंग नहीं है, जो जो एक नेशनल जो राष्ट्रीय सोच होनी चाहिए कि भाई उनको ये बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए कि इस देश के ऊपर एक फासिस्टवादी पार्टी का कब्जा है और वो पार्टी देश के लिए सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि उन सब लोगों को भी लॉन्ग टर्म में खत्म कर देगी। और अगर वो उन सब लोगों ने आपसी मतभेद को भुला के अगर एकजुटता के साथ अगर लड़ाई लड़ी होती तो शायद 2024 के ही नतीजे कुछ और आए होते। लेकिन आपने देखा ममता बनर्जी को कांग्रेस से ज्यादा लड़ना था। वो कहती थी कांग्रेस तो 40 सीट भी नहीं लेकर आएगी, वो तो कहती थी राहुल गांधी इज एन एसेट फॉर नरेंद्र मोदी। ये सब बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी। तेलुगु देशम जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहा करती थी उसको देवगौड़ा की सरकार के साथ रहने में भी कोई दिक्कत नहीं थी और उनको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी रहने की कोई दिक्कत नहीं थी। जिस नरेंद्र मोदी का उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा मांगा था 2002 के दंगे के बाद, वही चंद्रबाबू नायडू आज नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सपोर्टर है। जिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाना उचित नहीं समझा था, आज वो उनके बगल बच्चे बनके घूम रहे हैं। और ये दोनों नेता वो थे जो सेकुलर नेता थे और अगर इन दोनों नेताओं ने इस चुनाव में अगर बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बन सकती थी? सवाल ही नहीं उठता सरकार बनती। रामविलास पासवान को आप देख लीजिए, वो हर सरकार में उनके वो मंत्री थे, वो चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे उसके बाद देवगौड़ा की सरकार हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, सब में यही बात अजीत सिंह के साथ भी थी। तो सत्ता का मोह महत्वपूर्ण हो गया ना, देश पीछे चला गया। देश के प्रति जो चिंता है वो पीछे चली गई, वो इसलिए क्योंकि कुर्सी महत्वपूर्ण हो गई। ये देश गया भाड़ में इन लोगों के लिए। तो क्या आपको लगता है, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा, कि ये जो मौजूदा तंत्र है और इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो क्या अब जो हालात हैं उसमें काफी लंबा दौर इनका देख रहे हैं आप? काफी लंबा दौर तो नहीं, लेकिन मैं ये मानूंगा कि ये दे विल रिमेन अ फॉर्मिडेबल फोर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी 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 फॉर्मिडेबल फोर्स। आप देखिए, क्योंकि एक बार जब आप पोल जिसे कहते हैं ना, जब एक ध्रुव में आप आके स्थापित हो जाते हैं और बीजेपी आज एक ध्रुव में आके स्थापित हो गई। जैसे कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हुई, जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार कमजोर होती चली गई, लेकिन सत्ता से हटने में उसको 40 साल लग गया और हटने के बाद भी मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल केंद्र के अंदर बनी रही। तो एक बार जब आपका एक सामाजिक आधार तैयार हो जाता है तो फिर उसके छिटकने में बहुत वक्त लगता है और खासतौर पर एक ऐसी पार्टी जो काडर बेस पार्टी है, जिसकी अपनी एक बहुत सुस्पष्ट विचारधारा है, उसको हटा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। और मैं आपको सोच है इसलिए, और इनका तो इतना जबरदस्त पेनिट्रेशन इस वक्त समाज के अंदर है। 36 तो इनके संगठन है आरएसएस के, आप देखिए 36 संगठन है। तो सुदूर ट्राइबल इलाकों में भी इनके लोग काम करते हैं, एकल विद्यालय के नाम पर ये चलाते हैं। तो हर जगह इनके टेंटिकल्स फैले हुए हैं। तो वैसे में अगर ये दिल्ली की सत्ता से अगर बाहर भी हो जाएंगे तो भी अगर आप सोचे कि ये हट जाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन मैं अंतिम बात कहूंगा 1 मिनट के अंदर कि मेरी अपनी थियोरी है। थियोरी क्या है? द थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल एक्सीडेंट। जितनी भी विचारधारात्मक सरकारें बनी हैं वो अंत में एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं और उसके बाद से उनका या तो नामो निशान मिट गया है या फिर वो हाशिए पर पहुंच गए। आप चाहे हिटलर को उठा के देख लें, मुसोलिनी को उठा के देखें, या लेफ्ट की जो सरकारें सोवियत यूनियन के अंदर थी, वो सारे। उसका एकमात्र एक्सेप्शन जो मुझे दिखाई पड़ता है वो है कम्युनिस्ट पार्टी चाइना, और वो भी इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना ने माओ के जाने के बाद से अपनी दिशा ही पूरी तरीके से बदल ली है। चूंकि उसने अपने अंदर एक बुनियादी बदलाव कर लिया, इसलिए वो अभी तक सुरक्षित है वहां पे। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपनी विचारधारा में बुनियादी बदलाव नहीं करती है तो इसके लिए भी कोई बहुत लंबे दूर तक जाना आसान नहीं हो पाएगा और हो सकता है किसी बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो। मैं आज नहीं बता सकता क्या हो सकता है, बट मुझे वो कुछ फॉल्ट लाइंस दिखनी शुरू हो गई है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों श्रोताओं को ये आज की बातचीत कैसी लगेगी मैं नहीं जानता, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन हम दोनों अगर संतुष्ट हैं तो हम चाहेंगे कि लोग सुने, समझें और अपने तय कुछ पहल भी करें, अपने आप को बदलने का, समाज को एक दिशा देने का, या जो माहौल है, जो गतिरोध है, उस गतिरोध में विचार की कोई रोशनी नहीं निकले। तो हमारी कोशिश यही है
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों।